कैंडिडेट अनाउंस किया जाएगा। अगर हाइप नहीं होती तो पिछले साल तक तो ये था ही पॉलिसी कांग्रेस की कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन सोनिया गांधी ने जब कहा कि एआईसीसी में कि सही समय पर हम फैसला करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा मैं अगली बार का दावेदार नहीं हूं, और राहुल गांधी को बहुत प्रशंसा की कि बहुत उनके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, उससे एक आशा बढ़ गई कि होने जा रहा है। मतलब कांग्रेस ने खुद हाइप बनाई है और उस हाइप के आधार पर चमत्कार की इस अधिवेशन में उम्मीद थी वो नहीं हुआ, तो ये खुदा पहाड़ निकली जो है वाले कहावत से नहीं हो रही। उनको आभास था कि एक क्लैमर होगा, एक आवाज उठेगी, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो पहले ही कर दो ये फैसला कि ये नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस को आभास है कि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होने वाला। मतलब ये कि ये एक तरह से चुनाव के बाद की राजनीति की तरफ आप इशारा कर रही हैं कि चुनाव के बाद की राजनीति को लेकर ये मामला, ये फैसला हुआ। देखिए, ये भी फीलिंग होगी कि अगर कांग्रेस की टैली कम होने वाली है और जो प्राइवेटली कांग्रेस वाले कहते हैं कि 100 से कम भी हो सकती है, तो फिर लोएस्ट एवर टैली होगी कांग्रेस की, तो राहुल गांधी को इस चीज में क्यों झोंका जाए? मतलब राहुल का ब्रांड खराब क्यों किया जाए, उनके मत्थे ये क्यों मरा जाए? क्योंकि वो अकेले से तो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं राहुल को आगे की लड़ाई के लिए बचा के रखना, मुझे लगता है वो रणनीति है। नहीं, लेकिन क्या ये संभव है मनोवैज्ञानिक तौर पर कि जनता ये सोचे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो आप अभियान को लीड करेंगे, सब कुछ उनके सुपुर्द होगा, वही मुख्य प्रचारक होंगे, दूसरी तरफ आप ये कहें कि उनके ऊपर ब्लेम नहीं जाएगा, उनका ब्रांड खराब नहीं होगा, ये संभव है व्यवहारिक है राजनीति? नहीं, वो ठीक है, अगर वो कैंपेन को लीड करेंगे तो जिम्मेदारी उनकी होगी ही, आप उससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अंतर है। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर कैंपेन के हेड हैं या प्रधानमंत्री, दोनों स्थितियों में काफी अंतर है। तो उसी तरह राहुल का भी अगर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और बहुत खराब होती है स्थिति कांग्रेस की, और कैंपेन के हेड हैं जिसमें और लोग भी लगे हैं, तो एक एम्बिग्यूटी जिसको कहते हैं रहेगी। लोग पूछेंगे अगर उनको ये कर देते प्रधानमंत्री, मतलब एक धुंध छाई रहेगी जिसको वो रखना चाहते हैं। और वो उसके बाद में ये कि शायद क्योंकि बाद में तीसरे मोर्चे की पार्टियां या जो गैर एनडीए पार्टियां, उन सबको मिला के किसी और को प्रधानमंत्री बना के और नरेंद्र मोदी को रोकने होगा, ये शायद दूरदृष्टि इसके पीछे है इस फैसले में। ये हो सकता है कि कांग्रेस को लगता है कि इस बार कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं होने वाला, तो क्यों अनाउंस करें? क्योंकि आज जो स्थिति दिख रही वो ये है कि या तो मोदी बनाएंगे, या अगर मोदी 160 पे टिक गए तो भाजपा का कोई बना सकता है और नेता, या फिर नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकार होगी अगर आम आदमी पार्टी मोदी के रथ को रोक देती है, तो उसमें कांग्रेस उसका समर्थन कर सकती है। लेकिन आज ये मानना कि कांग्रेस लीड करेगी सरकार को, उसकी संभावना मुझे कम लगती है। नहीं, तो यही उस तरह का न सोचना और इस तरह की चिंता, तो ये नहीं लगता है कि आप चुनाव में जा रहे हैं, आज से कांग्रेस एक तरह से पूरी चुनाव में उतर गई है, लेकिन हारे हुए या कम मनोबल के साथ उतरती लगती है, इसका जो उल्टा असर होगा इसकी चिंता नहीं लगी? देखिए, हारे हुए मनोबल के साथ वो सही है कि अगर इनको प्रोजेक्ट करें तो मतलब इनको प्रोजेक्ट करते तो एक एग्रेसिव मुकाबला का आधार बनता, बिल्कुल आधार बनता, क्योंकि यंग जो है, जो कार्यकर्ता है, वो उत्साहित हो जाता। ये भी संभावना है। लेकिन आप रियलिस्टिक पिक्चर को भी बिल्कुल अलग थलग नहीं कर सकते हैं कि आज जो सामने दिखाई दे रहा है, क्या 3 महीने में कुछ जादू की छड़ी चला के आप उसको रिवर्स कर देंगे, उसको बदल देंगे? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो रणनीति वो है, वो सोनिया गांधी भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करेंगी, और वो ही हैं जो आज एक क्रेडिबल चेहरा हैं जो कि नरेंद्र मोदी को सही मायने में टक्कर दे सकती हैं। राहुल भी करेंगे कैंपेन चीफ के होते, और प्रियंका गांधी भी करेंगी, जो कि ज्यादा विजिबल होगा, एक्टिव होगा, लेकिन विदाउट जो कहते हैं फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। मतलब आज अगर होर्डिंग्स देखिए आप दिल्ली में, तो राहुल और प्रियंका की काफी सारी होर्डिंग्स हैं इकट्ठी दिखाई दे रही हैं। तो जैसे कि 2004 में सोनिया गांधी ने अगुवाई की थी, 2009 में सोनिया गांधी, राहुल और मनमोहन सिंह का था, इस टाइम होगा सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी पूरी तरह परिवार। नहीं, लेकिन ये नहीं लगता कि इसके साथ ही आज दूसरी बातें भी, जैसे चिदम्बरम का ये कहना है कि नौजवानों को ज्यादा टिकट दिए जाए, या सोनिया गांधी के भाषण, डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाषण से आपको प्रचार की या चुनाव के मुद्दों को लेकर, एजेंडे को लेकर कांग्रेस का क्या खाका बनता हुआ लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो जो चिदम्बरम का भाषण था, उससे लगता है कि आम आदमी का इफेक्ट, आम आदमी पार्टी का इफेक्ट है वहां पर भी है, यहाँ है कि आप आधे सीट्स देना चाहते हैं, वो नौजवान को दे। नौजवान की जो हकीकत है कांग्रेस ने आज मान ली
बिल्कुल मान ली है। और एक टाइम राहुल गांधी आइकॉन माने जाते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने वो क्षण को नहीं सीज किया, उसको भुनाया नहीं, और वो सारी बाजी आप ले गया या फिर नरेंद्र मोदी की तरफ गई है, तो वो वापस खींचना चाहते हैं नौजवान को। जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, उनके भाषण में जो आता है वो कांग्रेस की लेगेसी, सेक्युलरिज्म पे जो उन्होंने जोर दिया है, अलायंसेस पे भी, मतलब जो सेक्युलर फोर्सेस हैं वो इकट्ठे हों। वही एक ग्रांड अलायंस नरेंद्र मोदी के सामने बनाने की या उसका एक आह्वान करते हुए कुल धर्मनिरपेक्ष को ही और नरेंद्र मोदी को मुद्दा बनाने की कांग्रेस ने ये एक तरह से उन्होंने नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी का, लेकिन 2004 में भी जैसे कि अलायंस की तरफ बढ़ी थी मजबूती से सोनिया गांधी, मुझे लगता है इस बार भी वही ग्रांड अलायंस को लेकर पहले उसकी रणनीति में खास करना चाहिए। कितना कर पाएंगे, कितने लोग आना चाहेंगे आज की स्थिति में कांग्रेस के साथ, वो देखने लायक चीज होगी। जी नीरजा जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सैयदना बुरहानुद्दीन के आखिरी दीदार के लिए उमड़ी भीड़, मची भगदड़, 18 हलाक, मुतादिद जख्मी। सैयदना के आखिरी रसूमात आज की जाएंगी अदा। भिंडी बाजार के रोज़े अतहर में किया जाएगा सुपुर्दे लहद। शशि थरूर एम्स से डिस्चार्ज, हालत मुस्तहकम। सुनंदा की लाश पोस्टमार्टम के लिए एम्स मुंतकिल, पुलिस मामले की हर पहलू से कर रही है जांच। और बीजेपी के कौमी आमला और काउंसिल के इजलास का आज दूसरा दिन, मोदी करेंगे इजलास में शिरकत। नाज़रीन, दिल्ली में बीजेपी के कौमी मजलिस आमला और काउंसिल के इजलास का आज दूसरा दिन है। आम इंतखाबात के पेश नजर पार्टी के इस इजलास को काफी अहम माना जा रहा है। इस इजलास में पार्टी आइंदा इंतखाबात का लाही अमल तैयार करेगी। पार्टी ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में 272 सीटें हासिल करने का निशाना तय किया है। पार्टी के वज़ारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी आज इजलास में शिरकत कर रहे हैं। और अब आइए नाज़रीन, आपको इसी इजलास में लिए चलते हैं जहां पर बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह इस इजलास से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। बहनों भाइयों, हम जानते हैं कि निरंतर आर्थिक विषमता भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इस आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करने के लिए भी जितने भी प्रभावी कदम होंगे वह भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और चुनाव के पहले विजन डॉक्यूमेंट लेकर हम समस्त देश के सामने जाएंगे, हम पब्लिक में जाएंगे, हम ये बताएंगे इन सब सारी समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है। लेकिन यह सरकार अनावश्यक कुछ बातों का श्रेय लेना चाहती है। आपने देखा होगा इस सरकार के जब भ्रष्टाचार की जब चर्चा होने लगी और अन्ना हजारे का जब आंदोलन इसी रामलीला के मैदान से जब प्रारंभ हुआ, तो सरकार ने दबाव में आकर और वहीं पर हमारे संसद के दोनों सदनों में भी सुषमा जी और अरुण जी ने भी और हमारे सभी सांसदों ने जिस तरीके से दबाव बनाया, तब जाकर लोकपाल बिल वह संसद में पारित हो पाया है। लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि जो लोकपाल बिल पारित हुआ है उसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। बाबा रामदेव ने भी इस सवाल को खड़ा किया था बहनों भाइयों, लेकिन उनके साथ क्या हुआ उससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं।
एक बार तो बाबा रामदेव को रिसीव करने के लिए इस सरकार के 4-4, 5-5 मंत्री जाते हैं एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी करने के लिए। अब बाद में जब उनका कार्यक्रम होता है तो उन पर लाठी भी बरसाते हैं। ऐसी छल प्रपंच की राजनीति करने वाली यह कांग्रेस पार्टी है। सचमुच लोकपाल बिल पारित होने का श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो मैं तो डंके की चोट पर देता हूं। इसका श्रेय अन्ना हजारे को दिया जाना चाहिए और संसद में जिस तरीके से हम नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमारे दोनों नेताओं ने भूमिका निभाई है, श्रेय उसको दिया जाना चाहिए। काला धन का जहां तक सवाल है, काले धन के सवाल को सबसे पहले स्वतंत्र भारत की राजनीति में यदि किसी ने प्रारंभ किया और उसको लेकर सारे हिंदुस्तान में इस काले धन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक यात्रा निकाली, वह नेताजी किसी के पास है जिसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, आदरणीय लाल कृष्ण जी आडवाणी, जिन्होंने कि सारे देश में काला धन क्या है, काले धन की समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, एक यात्रा निकालने का काम किया था और लोगों के अंदर जागरूकता भी उन्होंने पैदा की थी। लेकिन सबसे पहले जन लोकपाल बिल बनाने का काम उत्तर प्रदेश, ये हिंदुस्तान में यदि किसी ने किया बहनों भाइयों, जिसकी कि अन्ना हजारे ने भी तारीफ की, अन्ना हजारे की टीम के सारे लोगों ने प्रशंसा की, तो हमारी उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और खंडूरी जी हमारे वहां के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सबसे पहले जन लोकपाल बिल तैयार करने का काम किया था। बहनों भाइयों, काले धन के सवाल को भी हम हल करेंगे ताकि दुनिया के दूसरे देशों में जो आज काला धन, आपकी गाढ़ी कमाई का, हिंदुस्तानियों की गाढ़ी कमाई का पैसा जो गलत तरीके से दुनिया के दूसरे देशों में जमा है, उसे कैसे भारत में लाया जा सकता है, इसकी मुकम्मल व्यवस्था हमारी आने वाली सरकार करेगी। यह भी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं अब आता हूं अपने पड़ोसी देशों पर। पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे रिश्ते जैसे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, लेकिन इस सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि कोई भी एक पड़ोसी देश हो जिस देश के साथ इस सरकार के रिश्ते अच्छे हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह विश्वास दिलाना चाहती है समस्त देशवासियों को कि हम कूटनीति के विश्वास पर कौमी मजलिस आमला और काउंसिल का इजलास चल रहा है। इस इजलास का आज दूसरा दिन है और इस इजलास से बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो आवाम के दरमियान विजन डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और अपनी पार्टी के और अपने लीडरान के मकासद आवाम के दरमियान रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने खिताब में बदनवानी, काला धन और लोकपाल बिल पर भी इजहार ख्याल किया और सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा। तो आज बीजेपी का कौमी मजलिस आमला और काउंसिल के इजलास का दूसरा दिन है। अब से थोड़ी देर पहले इस इजलास को राजनाथ सिंह खिताब कर रहे थे। और अब आइए बात करेंगे मुंबई में मची भगदड़ की और रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन के इंतकाल की। मुंबई के मालाबार हिल इलाके में मची भगदड़ में 18 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बिरहन मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन जराये के मुताबिक बोरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए थे। इसी मजमे में भगदड़ मची जिससे ये हलाकतें हुई हैं। बड़ी दुर्दैवी घटना है, बहुत बड़ा हादसा ही हुआ है। आज सवेरे रात नहीं पता, सवेरे अंदाजा 2:30 बजे के आसपास गर्दी बहुत ज्यादा थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी और पहले दर्शन देने का, अंत दर्शन करने का पहले कोई प्लानिंग नहीं था। तो रात को 9 बजे हमने डिसाइड तय किया कि भैया दर्शन लेंगे। तो जगह जगह से मुंबई के आसपास से लोग आना शुरू हो गए और रोड वहाँ पर बहुत छोटी, आप लोगों ने देखा होगा, संधि रोड है और
बार बार जो है कभी वो गेट को खोल रहे थे, कभी बंद कर रहे थे। तो उसके उसमें जो है इतना गति हो गया कि सफोकेशन हो गया, सांस लेना लोगों को मुश्किल हो गया। काफी लोग बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद में लोग फिर एक दूसरे पर गिर के जब एकदम गेट बंद कर दिया, जब वो अंदर जा रहे दवा जा रहे थे, गेट बंद हो गया तो उससे वो एकदम ये सिस्टम नहीं था उधर। गेट बंद हो गया तो गेट बंद होने से कुछ लोग जो है गिर गए, लेकिन ज्यादातर जो है डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि ज्यादातर जो डेथ हुई है, जो मौत हुई है, वो सफोकेशन हुआ है। पुलिस प्रशासन से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, इतने लोग आए ऑर्गेनाइज। देखिए पुलिस वाले थे, पुलिस वालों को मालूम चला था, हमारे लोग उधर थे, हम लोगों ने बताया था, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि इमोशनल इश्यू है। पुलिस वाले ऐसे मामले में ज्यादा कठोर नहीं हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते कि मामला ऐसा है। तो इसलिए पुलिस वाले अपने पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप समझ सकते हो कि ऐसे माहौल के अंदर पुलिस कितना रजिस्ट्री करेगी, कितना वो करेगी। तो जो भी हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें 59 लोग इंजर्ड हुए थे, उसमें लोग 56 लोग 56 लोग घर जा चुके हैं, 3 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मरने वालों की जो संख्या है उसमें 18 हो गई है, 17 इस हॉस्पिटल के अंदर है और एक कम्बाटा। उधर बोहरा फिरके के अकीदतमंदों ने हुकूमत और पुलिस के नाकिस इंतजामात को मालाबार हिल्स इलाके में मची भगदड़ वाकये का जिम्मेदार ठहराया है। Not much aware about that, but the only thing I would like to say that there was lot of people pouring in, and there was not much of the attention given from the side of government and the police, who should have been here and who should have managed the things. It is my personal opinion. तो नाजरीन, रूहानी पेशवा के इंतकाल और मुंबई में मची भगदड़ से मुतालिक अभी खबरें और भी हैं। फिलहाल यहां पर लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपसे एक बात करनी थी। बोलिए सर। हमारी 12वीं क्लास में एक बहुत ही होनहार बच्चा है, डेविड। सर ये डेविड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहता है। गुड। लेकिन सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी पढ़ाई रुक सकती है। मिस्टर थॉमस, आप जानते हैं हमारी स्कूल को सरकारी ग्रांट मिलती है। अच्छा। और ऐसे स्टूडेंट्स को सरकार न सिर्फ स्कॉलरशिप देती है बल्कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार भी करती है। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को वजीफा देने के अलावा मुफ्त कोचिंग भी दिलाती है, ताकि वो मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे कोर्सेज में कामयाब हो सके। के बल पर हम सपने साकार करें, जीवन को सम्मान मिले, जन जन को अब मान मिले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। वो सुबह कभी तो आएगी। गरीबों को, अमीर लोगों को और जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है, तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें। उस बेड पर जो आया वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम।
नाज़रीन, सैयदना बुरहानुद्दीन को भिंडी बाजार में रोज़े अतहर में सुपुर्दे लहद किया जाएगा। उनके जुलूस जनाजा में लाखों की तादाद में सोगवार शामिल है। मालाबार हिल से जुलूस जनाजा बरामद हो चुका है और इम्कान है कि जोहर की नमाज के बाद तजहीज़ व तदफीन अमल में आएगी। मालाबार से भिंडी बाजार की मसाफत अगरचे 40 से 45 मिनट की है, लेकिन रास्ते में मरम्मत और तामीरी कामों के सबब ट्रैफिक में रखना पड़ रहा है। इस खबर पर और जानकारी लेने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई से समाजी कारकुन प्रोफेसर काजिम मलिक साहब जुड़ चुके हैं। काजिम साहब, जानना चाहेंगे कि जुलूस जनाजा इस वक्त कहां पर पहुंच चुका है और कितनी देर में यह भिंडी बाजार पहुंच जाएगा? लगता है काजिम साहब से हमारा राब्ता टूट गया है। उनसे दोबारा हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि सैयदना बुरहानुद्दीन साहब को भिंडी बाजार में आज रोज़े अतहर में सुपुर्दे लहद किया जाएगा। उनके जुलूस जनाजा में लाखों लोग, लाखों अकीदतमंद शामिल हैं। हम आपको बताते चलें कि मालाबार हिल से जुलूस जनाजा बरामद हो चुका है और इम्कान है कि जोहर की नमाज के बाद तजहीज़ व तदफीन अमल में आ सकती है। आइए एक बार फिर से बात करेंगे प्रोफेसर काजिम मलिक साहब से, जो कि मुंबई के एक समाजी कारकुन हैं। काजिम साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जुलूस जनाजा इस वक्त कहां पर पहुंचा है? जी देखिए, जनाजे को निकले हुए 1 घंटा तकरीबन हो चुका है मलबार हिल से जी, और अभी ये चौपाटी से गुजर रहा है जी, और चौपाटी से गुजरते हुए ये तकरीबन और 1.5 घंटे में भिंडी बाजार पहुंचने की तवक्का है जी। क्या देख रहे हैं इस वक्त आप, क्योंकि वहां पर मौजूद हैं काजिम मलिक साहब, किस तरह का नजारा है इस वक्त? बहुत भीड़ है। मेरे ख्याल से 4-5 लाख से कम लोग नहीं होंगे और पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और बोरी कम्युनिटी के सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में है जी। और पुलिस को बहुत दुश्वारी आ रही है इतने बड़े मॉब को कंट्रोल करना, क्योंकि लोग आखिरी दीदार के लिए करीब जाना चाहते हैं जनाजे के और दोनों तरफ से रस्सियां पकड़ के लोग खड़े हुए हैं और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं देते हैं। जनाजा एक गाड़ी पर रखा हुआ है और मुसलसल लोग उसके साथ चल रहे हैं। आगे पीछे करीबन 4 से 5 लाख का मॉब हम एक्सपेक्ट करते हैं जी। काजिम साहब, मुंबई का जो ट्रैफिक निजाम है, काफी ज्यादा भीड़भाड़ रहती है, सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहती है। आज जबकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि 3 से 4 लाख अकीदतमंद इस जुलूस जनाजा में शामिल हैं, तो ट्रैफिक का निजाम किस तरह से चल रहा है आज? पुलिस ने तकरीबन मुंबई की तरफ आने वाली चौपाटी, मलबार हिल, भिंडी बाजार आने वाली तमाम लाइनों को रोक दिया है जी और ट्रैफिक के बड़े कड़े इंतजाम है। कोई भी गाड़ी को, किसी को, यानी 2 पहिया गाड़ियों को भी आने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ पैदल ही आप भिंडी बाजार पहुंच सकते हैं। बॉम्बे सेंटर हो, बीटी हो, सेंडा स्टोर हो, हर जगह से 4 पहिया 2 पहिया गाड़ियों की आवक रोक दी गई है और सिर्फ पुलिस और आखिरी दीदार के लिए जो हजरात आए हैं बस वही आपको दिखाई देंगे। एक अथाह समंदर आपको जायरीन का दिखाई देगा जो आखिरी दीदार के लिए वहां पहुंचा हुआ है जी। और भीड़ इतनी ज्यादा है कि अब वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है और ट्रेन से, बस से, किसी भी तरीके से आप वहां पहुंच नहीं सकते। अब ये कि आप इंतजार करें या टीवी पर लाइव देखें या सुने, बहरहाल वहां भिंडी बाजार पहुंचना यानी काजिम साहब माने तो आज मुंबई की रफ्तार एक तरह से थम सी गई है। जी, बहुत ज्यादा सब खामोशी है, दुकानें भी काफी बंद है। अब देखिए आगे जैसे जनाजा बढ़ता है तो क्या सूरत हाल होती है। काजिम साहब, अगर बात मुंबई सेंटर की करें या फिर मुंबई विटी रास्ते में पड़ता उसकी बात करें, भिंडी बाजार, मदनपुरा, ये सब इलाके ऐसे जहां पर किसी भी वक्त इतना ज्यादा रश रहता है कि निकलने की जगह नहीं होती है, तो इन सब इलाकों से जुलूस जनाजा को निकलकर जाना है। ऐसे में इन इलाकों के को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मदनपुरा में तो इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। नागपड़ा जंक्शन, भिंडी बाजार, जेजे, डोंगरी, इन तमाम पर पुलिस तैनात है और रास्तों को चारों तरफ से इस तरीके से सील किया गया है कि सिर्फ पैदल ही आप पहुंच सकते हैं। तो अब गाड़ी वाले अगर ना आए इस तरफ तो ही बेहतर होगा, क्योंकि किसी भी तरह की कोशिश उनकी नाकाम होगी। पुलिस हर जगह से मुस्तैदी से अपने काम कर रही है जी। और थोड़ी दुश्वारी है आज, अगर लोग घर से बाहर ना निकले तो ठीक है, क्योंकि जब तक तकसीम नहीं होती तब तक ये ट्रैफिक के मसाइल रहेंगे पूरे बम्बई में। यानी जो असल बम्बई है उसमें बीटी हो, बम्बई सेंटर हो या मदनपुरा हो, बहुत ज्यादा दुश्वारी हो सकती है अगर कार या बस से लोग आ रहे हैं जी। अगर बात सिर्फ भिंडी बाजार की जाए जहां पर तदफीन होनी है रोज़े अतहर में, तो उसके आसपास का जो महल्ले वकू है वहां के इंतजाम कैसे किए गए हैं?
वहां पे अभी तो पूरा उस इलाके को बोरी कम्युनिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उन्होंने पैक करके रखा है और सिवाय पुलिस और सिक्योरिटी के और किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। बोरी हजरात के कुछ खास लोग अंदर बैठे हुए हैं और अब ये जैसे जनाजा आगे बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि किस तरीके से मॉब वहां पर कंट्रोल किया जाता है और जब चारों तरफ से लोग भीड़ करेंगे उस वक्त दुश्वारी पेश आ सकती है पुलिस को भी और सिक्योरिटी को भी। जी, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें काजिम साहब तो सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए गए आज मुंबई में? सिक्योरिटी आज बहुत बेहतरीन है। आज तवक्का से ज्यादा पुलिस के अफराद है और पुलिस में लेडीज जेंट्स सबको यहाँ लगाया गया है। मेरे ख्याल से 10,000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल होंगे और ये बहुत ही मुबारकबाद की मुस्तहक है पुलिस, मुंबई पुलिस के अफराद के जिन्होंने इतने कम वक्त में इतना अच्छा इंतजाम किया ताकि कल रात का हादसा किसी तरीके से दोबारा ना होने पाए और इंतजाम सही रहे। इसकी पूरी जांच और पूरा ख्याल रखा गया। जी काजिम साहब, जैसा कि आपने बताया कि ट्रैफिक के जो रूट्स हैं उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ऐसे में जो मेहमान बाहर से आ रहे हैं जुलूस जनाजा में शामिल होने के लिए वो भिंडी बाजार तक कैसे पहुंचेंगे? उनके लिए तो बहुत दुश्वारी है। उनको तो सिर्फ बाइकला तक आ जाना है, उसके बाद पैदल ही उनको सफर करना चाहिए क्योंकि एयरपोर्ट हो या ट्रेन हो या बॉम्बे सेंटर भी वो आते हैं या वीटी भी आते हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो पैदल सफर करें, कोई गाड़ी ना ले, अपना सामान क्लॉक रूम में रख दें क्योंकि वो कोई भी टैक्सी कार से नहीं आ पाएंगे भिंडी बाजार तक। तो बहुत जरूरी है कि वो बाहर से ही अपना इंतजाम करके पैदल सफर करने की कोशिश करें। जी काजिम साहब, अगर बात रेलवे स्टेशन की करें, चाहे वो मुंबई सेंट्रल हो या बाईकल्ला हो, तो इन स्टेशनों पर जाहिर सी बात है कि ये दोनों भिंडी बाजार से बहुत नजदीक हैं, यहां पर काफी भीड़ भाड़ होगी, तो इन स्टेशनों पर इंतजामात कैसे किए गए खासतौर से मेहमानों के लिए? अभी स्टेशन तक जाना हमारे लिए बहुत दुश्वार है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सारी चीजें बंद है, गाड़ियों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, तो स्टेशन के हालात बताना मुश्किल है। अगर वहां लोग आ रहे होंगे तब भी मेरे ख्याल से टैक्सी वगैरह उनको नहीं मिलेगी, उनको पैदल ही आना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियां सुबह से ही बंद कर दी गई है और ज्यादा पैक कर दिया गया है गाड़ियों को, तो मुश्किल लगता है कि उनको पैदल ही आना चाहिए और स्टेशन पर पुलिस आमतौर से जैसी रहती है वैसी ही होगी, ज्यादा वहां पर ये नहीं होगा। जी काजिम साहब, जो अकीदतमंद हैं सैयदना साहब के, उनका क्या कुछ कहना है बुरहानुद्दीन साहब के आखिरी इस सफर को लेकर? किस तरह का गम का माहौल देखा जा रहा है? अभी तो यह है कि वो इस तगोदो में है कि किसी तरीके से आखिरी दीदार अपने डॉक्टर बुरहानुद्दीन साहब का करें क्योंकि उन्होंने बड़ी लंबी उम्र पाई है, बहुत बड़ा उनका सोशल वर्क है, कई लोगों ने उनके हाथ उनको वो किया है और अब ये लोग कुछ बताने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है, ये सिर्फ भाग रहे हैं ताकि जल्द से जल्द भिंडी बाजार किसी तरीके से पहुंचे और आखिरी दीदार कर ले। अभी तो कोई बताने की पोजीशन में नहीं, यानी कि हर कोई चाह रहा है कि अपने रूहानी पेशवा का वो आखिरी दीदार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर काजिम मलिक साहब तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो रवा दवा है जुलूस जनाजा रूहानी पेशवा का भिंडी बाजार की तरफ। लगता है कि अभी 2-3 घंटे और लगेंगे भिंडी बाजार पहुंचने के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक यहाँ? मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं।
एयरपोर्ट नहीं है मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को